बालाजी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अनवार सर आज 10th क्लास की बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ाएंगे। आज जेनेटिक्स के पोर्शन में जो भी जिन बच्चों का थोड़ा बहुत छूटा है वो अपना थोड़ा सा यहाँ से कवर कर सकते हैं। जेनेटिक्स में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे, तो ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के निवासी थे। एक चर्च में पादरी के रूप में कार्य करते थे। इन्होंने जो मीठी मटर होती है पायसम सटाइवम, उस पर अपने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर अपने आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत किया। जो इन्होंने पायसम सटाइवम का उपयोग किया उसके आधार पर 3 नियम प्रस्तुत किए इन्होंने। पायसम सटाइवम पर प्रयोग किए और 3 नियम प्रस्तुत किए। जो इनके द्वारा प्रतिपादित नियम है वो नियम इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किए। नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये किताब का नाम है उनकी, जिसमें इन्होंने प्रकाशित किए। इनके द्वारा जिस पौधे का उपयोग किया गया उसे गार्डन पी या उद्यान मटर या मीठी मटर या पायसम सटाइवम, उसमें निश्चित 7 जोड़ी या 7 लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। जो लक्षण भी कभी पूछ लिए जाते हैं कि मेंडल द्वारा लिए गए मटर के पौधे में कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से 7 लक्षण होते हैं, वो पूछा जा सकता है। तो जो लक्षण है वो आपको एक टेबल बना के हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक टेबल बनाते हैं और उसमें लक्षण रखते हैं, लक्षण और उनके गुण रखते हैं। लक्षणों का गुण एक प्रभावी होगा और दूसरा गुण अप्रभावी होगा। अप्रभावी। तो जो लक्षण है वो 7 लक्षण होते हैं, जैसे कि पहला लक्षण तने की लंबाई या तने का आकार। तने की लंबाई या तने का आकार। दूसरा है बीज का आकार। तीसरा बीज का रंग। बीज का रंग। चौथा है फली का आकार, जो फलियां लगती हैं, फली का आकार। पांचवा है फली का रंग। फली का रंग। छठवां है फूल की स्थिति। और फूल या पुष्प। और अगला है फूल का रंग या पुष्प का रंग। ये 7 लक्षण लिए, जिनके लक्षण के गुण जो प्रभावी रूप से प्रकट होते, जो अप्रभावी रूप से प्रकट होते, वो भी उनके सामने लिखे। जैसे तने की लंबाई का गुण है वो प्रभावी रूप से कैसा होगा, लंबा। लंबा कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता। वहीं अप्रभावी गुण होगा बौना, स्मॉल टी से प्रदर्शित कर देंगे। बीज का आकार
प्रभावी रूप से होगा गोल, जैसे कैपिटल आर से प्रदर्शित कर देते हैं। और अप्रभावी गुण होगा इसका झुर्रीदार, झुर्रीदार, जैसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। बीज का रंग पीला होता है, पीले बीज जब मटर मटर पक के तैयार होता है तो उन बीजों का रंग पीला होता है, कैपिटल वाई। और अप्रभावी रंग इसका हरा होगा, हरे रह जाते कुछ बीज ऐसे होते, सॉरी, स्मॉल वाई। फली का आकार कैसा होगा? फलियां जो फूली हुई होंगी वो प्रभावी रूप से होंगी, प्रभावी उनका गुण होगा कैपिटल आई। इन्फ्लेटेड शब्द को आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए कैपिटल आई। और जो इसका अप्रभावी गुण होगा वो होगा पिचकी हुई, स्मॉल आई से प्रदर्शित कर देंगे इसको। फली का रंग, फलियां हमेशा हरे रंग की होना चाहिए। फली जब लगती है, फलियां आती हैं पौधे पर, हरी, कैसा होता है? हरा रंग होता है। फली का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैपिटल जी से प्रदर्शित करेंगे। और कुछ फलियां पीली पड़ जाती है, खराब हो जाती है, वो अप्रभावी गुण है। कैसा? पीला, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। फूल की स्थिति, फूल जो हो वो पौधे की मुख्य स्थिति में, जिसे अक्ष कहते हैं, अक्ष पर अगर लगता है तो वो गुण उसका प्रभावी होगा। अच्छी, एक्सियल बोलते हैं अंग्रेजी में, कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि किनारे पार्श्व शाखाओं पर लगे तो उसे बोलते परिधि शाखाओं पर आ जाए, परिधि, ये अप्रभावी गुण होगा, परिधि, जिसको स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो। फूल का रंग, फूल बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं तो प्रभावी लक्षण है पर्पल, कैपिटल पी। और अगर आप प्रभावी होगा तो सभी सफेद होंगे, सफेद रंग के पुष्प दिखाई देंगे। इसको आप स्मॉल पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 7 जो लक्षण हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं आपके मटर के पौधे में। जो मेंडल द्वारा लिया गया मटर का पौधा था उसमें ये विशिष्ट 7 लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनके प्रभावी और अप्रभावी गुण सामने लिखे हुए हैं। तने की लंबाई, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फूल की स्थिति एवं फूल का रंग, ये मटर के पौधे में पाए जाने वाले लक्षण हैं। पौधे के लक्षण आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद पूछा जा सकता है कि मेंडल ने, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया? कोई और पौधा ले लेते। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, क्या कारण था जो उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? कुछ कारण थे जिस वजह से ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। वो लक्षण आप लिख सकते हैं, एक एक करके लिख सकते हैं। पहला है स्वसंकरित किस्म।
किस्म। जो मटर का पौधा होता है वो एक अ, द्विसंकरित मतलब स्वसंकरित किस्म का होता है, जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों ही पाए जाते हैं। एक ही फूल पर नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जिससे उसमें स्वसंकरण स्वयं हो जाता है। यह आसानी होती है। इस वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। दूसरा है पौधे का छोटा आकार। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए भी किया क्योंकि मटर का पौधा जो होता है उसका आकार छोटा होता है, जिससे मटर के पौधे में उपस्थित लक्षणों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है और उन लक्षणों के निरीक्षण में उनके निष्कर्ष निकालने में आसानी होती। कोई बहुत बड़ा पौधा होता तो उसमें ढेर सारे लक्षण होते तो उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती, तो छोटा आकार जो था वो इसमें सहायक था। तीसरा तीसरा क्या कारण था कि मटर के पौधे का चुनाव किया? सीमित अवधि सीमित अवधि का जीवन काल। जो मटर का पौधा होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती बहुत लंबी नहीं होती। 3 से 4 महीने में पूरी फसल पक के तैयार हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उस पौधे के कई पीढ़ियों का अध्ययन हम कर सकते हैं। अगर कोई बहुवर्षीय पादप होता तो एक ही जीवन काल के पूरे होने में बहुत अधिक समय लग जाता। मतलब इसका जीवन काल छोटा होता है, मतलब 3 से 4 महीने में आसानी से उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है। मतलब हमें निष्कर्ष मिल जाता है 3 से 4 महीने में। सीमित अवधि का जीवन मतलब या छोटा जीवन काल ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा जीवन काल। और उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए भी किया कि उसमें सीमित लक्षण देखने को मिलते हैं। सीमित लक्षण देखने को मिलते हैं, लक्षण बहुत अधिक नहीं होते। हमने अभी बताया कि 7 जोड़ी लक्षण होते हैं और 7 लक्षण होते हैं। उनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के आधार पर हम उनका आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सीमित लक्षण होते हैं। इसका भी एक फायदा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही चुना है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। अब आपको मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए नियमों को भी समझा दे रहे हैं। मेंडल द्वारा 3 नियम प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए गए, 3 ही नियम दिए गए। मेंडल के नियम, सर ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम। शुरुआत करते हैं प्रभाविता के नियम से। प्रभाविता के नियम से, प्रभाविता का नियम अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, यह नियम मेंडल द्वारा दिया गया यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता कि एक संकर क्रॉस क्या है? तो वह क्रॉस जिसमें किसी एक लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी गुणों के मध्य संकरण करा दिया जाए तो ऐसा संकरण एक संकर संकरण कहलाता है या एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि जैसे पौधे के लंबाई का लक्षण है एक लंबा और एक बौना। तो लक्षण लंबाई का है ना, लंबाई का लक्षण है कौन? लंबा और बौना। तो एक ही लक्षण है
इसके प्रभावी गुण हुआ लंबा और अप्रभावी गुण हुआ बौना। अप्रभावी गुण क्या हुआ? बौना। तो इसी लंबे बौने के मध्य क्रॉस करा दिया जाए या संकरण करा दिया जाए तो ऐसा संकरण कहलाएगा एक संकर संकरण। मतलब जब किसी एक लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी गुणों के मध्य संकरण कराया जाए तो ऐसा संकरण कहलाता है एक संकर संकरण। और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विसंकर संकरण क्या है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि दो लक्षणों के दो अलग अलग प्रभावी तथा दो अप्रभावी गुणों के मध्य संकरण करा दिया जाए तो द्विसंकर संकरण कहलाता है। आपके यहाँ अभी यही पढ़ना है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित नियम है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम है। तो इस नियम के अंतर्गत मेंडल ने बताया कि जब किसी प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले सभी गुण प्रभावी रूप से प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे अभी हमने बताया कि एक लंबाई का लक्षण है तो उसमें एक लंबा ले लिया, लंबे के लिए लंबे तने वाले पौधे को ले लिया, जिसे हमने कैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित किया। एक ले लिया, इसी का अप्रभावी गुण बौना, इसे आप स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। इसके मध्य संकरण करा देंगे, जैसे इसके मध्य संकरण करा दिए, इसका इससे करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से लिया इसका इससे करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का इससे करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आने वाले सभी लक्षण प्रभावी रूप से प्रकट होते हैं, प्रभावी होते हैं। मतलब कैसे? सभी लंबे तने वाले पौधे, जो भी पौधे होंगे सब कैसे होंगे? लंबे तने वाले, मतलब वो लंबे होंगे पौधे। कौन सी पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में आने वाले सभी पौधे लंबे तने वाले होंगे, मतलब उनकी लंबाई ज्यादा होगी, कोई बौना नहीं होगा। तो देखा, लंबे पौधे का और बौने पौधे का संकरण कराया तो सभी लंबे उत्पन्न हुए, मतलब बौना तो आया नहीं, केवल कैसे आए? प्रभावी लक्षण आए पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए वो प्रभावी ही आए, तो इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं कि सभी प्रभावी रूप से प्रकट हुए, तो इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है। इसी के साथ में दूसरा नियम जो दिया इन्होंने, दूसरा नियम दिया है इन्होंने पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम पृथक्करण का नियम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम मेंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। जैसे हमने अभी पिछला बताया कि एक संकर संकरण पर आधारित था प्रभाविता के नियम, उसी प्रकार से यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है, जिसमें अभी हम जैसे बताया था कि प्रभावी गुणों वाले पौधे का संकरण अप्रभावी से करा देते हैं। जैसे लंबे तने वाले पौधे का संकरण कराया किससे? बौने वाले से। ये एक ही लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी गुण हैं। तो पहली पीढ़ी में तो आपने अभी देखा था कि संकरण जैसे करा दिया, जैसे हमने क्रॉस कराया था ऐसे करके कराया था, उस तरह से संकरण कराया गया। तो पहली पीढ़ी में सभी कैसे प्रकट हुए थे? प्रभावी रूप से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में।
अब यहां पर मेंडल का कहना है कि पहली पीढ़ी में आए हुए जो ये लक्षण है, ये जो लक्षण आए हैं पहली पीढ़ी में, जो लक्षण आए हैं, इन आए हुए लक्षणों का स्वसंकरण हो जाने दें। क्या हो जाने दें? स्वसंकरण हो जाने दें। मतलब अभी क्या कराया था, एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ करा दिया था, तो दोनों में संकरण कराया था। अब क्या करना है कि जो पौधे उत्पन्न हुए उसका किसी से कराना नहीं, उसका स्वयं हो जाने दे, उसका स्वयं हो जाने दे, स्वसंकरण हो जाने दे। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का स्वसंकरण हो जाएगा, स्वसंकरण। तो जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण उत्पन्न होंगे उनमें से 3 लक्षण प्रभावी रूप से प्रकट होते हैं और एक लक्षण अप्रभावी रूप से प्रकट होता है। मतलब 3 लक्षण जो है वो लंबे होंगे और एक होगा बौना। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3:1 का अनुपात प्रदर्शित होगा। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। तो मतलब दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आए हुए लक्षण पृथक रूप से प्रदर्शित होते हैं, मतलब लंबा भी होगा और बौना भी होगा। तो इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। पहली पीढ़ी में तो सब प्रभावी रूप से प्रभाविता का नियम दर्शाते हुए प्रदर्शित हुए, लेकिन पहली पीढ़ी में आए हुए इन लक्षणों का जब स्वसंकरण हो जाएगा तो स्वसंकरण के फलस्वरूप जो पौधे उत्पन्न होंगे वो पौधे पृथक रूप से लक्षण दर्शाएंगे या पृथक रूप से गुण दर्शाएंगे, जो कि 3:1 के अनुपात में होंगे। 3 प्रभावी होंगे, 1 अप्रभावी होगा। तो इसे कहेंगे कि ये पृथक्करण का नियम है। अच्छा, इसी नियम को गुणों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। गुणों की शुद्धता का नियम, इसी नियम का दूसरा नाम है गुणों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स क्यों कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स? आपने देखा कि जब प्रभावी रूप से जो लंबा था उसका संकरण अप्रभावी बौने पौधे से कराया गया। सभी कैसे प्रकट हुए? प्रभावी रूप से प्रकट हुए। बौना गुण प्रदर्शित नहीं हुआ, जबकि ये गुण अपनी शुद्धता बनाए रखते हुए पहली पीढ़ी में तो नहीं प्रदर्शित हुआ, यह गुण अपनी शुद्धता बनाए रखते हुए दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाता है। इसीलिए ही इसे गुणों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? गुणों की शुद्धता का नियम। जो अब तीसरा नियम है उसको कहते हैं, तीसरा नियम हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है तीसरा नियम, जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। उसमें चेकर बोर्ड बनाया, आप चेकर बोर्ड वहां से देख लेना। स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं उसमें दूसरी पीढ़ी में गुण, पहली पीढ़ी में प्रभावी रूप से प्रकट होते और दूसरी पीढ़ी में वही गुण स्वतंत्र रूप से 9:3:3:1 के अनुपात में प्रदर्शित होता है। 9:3:3:1 के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो आप वहां से देख सकते हैं। अपव्यूहन का नियम वो आप वहां से देख लें। अच्छा, इसके साथ में आनुवंशिकी के चैप्टर में आपसे कुछ और भी सवाल पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है बैक क्रॉस, कभी कभी पूछ लिया जाता है टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये पूछे जाते हैं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चेकर बोर्ड बनाते हुए हम समझा दे रहे हैं कि जैसे अभी एक आप जब हम नियम समझा रहे थे उस टाइम पे बता रहे थे कि जैसे किसी प्रभावी
प्रभावी गुण का संकरण कराते हैं अप्रभावी गुण से। अप्रभावी गुण से आप समझ सकते हैं कि लंबे पौधे का करा रहे हैं अप्रभावी बौने बौने पौधे के साथ में, तो इनका रिजल्ट आता है, कोई भी रिजल्ट आए जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से हमने अभी समझाया था, जब नियम समझा रहे थे उस टाइम पे ये समझाया था। तो जिन लक्षणों का संकरण कराया जाता है उन लक्षणों को हम बोलते हैं संतति लक्षण, सॉरी मात्र लक्षण, सॉरी इस बात के लिए, मात्र लक्षण, माता पिता के लक्षण जिनसे संतति उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं संतति लक्षण, जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको कहेंगे संतति लक्षण। अब यहीं से समझ लेना कि जो बैक क्रास है उस क्रास को क्या कैसे हम डिफाइन कर सकते, कैसे उसे परिभाषित कर सकते हैं। बैक क्रास वह क्रास है जिसमें आए हुए संतति लक्षणों का संकरण किसी भी प्रभावी हो या अप्रभावी हो, किसी भी मात्र लक्षण से करा दे तो ऐसा संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। क्या होता है कि जैसे कि आए हुए संतति लक्षण है, इन लक्षणों का संकरण अगर हम पीछे जाके चाहे प्रभावी मात्र लक्षण से करा दे चाहे अप्रभावी मात्र लक्षण से करा दे तो ऐसा संकरण कहलाता है बैक क्रॉस। वहीं पे टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस वह संकरण है जिसमें आए हुए संतति लक्षणों का संकरण केवल अप्रभावी मात्र लक्षणों के साथ कराया जाता है। वह संकरण जिसमें आए हुए संतति लक्षणों का संकरण अप्रभावी मात्र लक्षण के साथ में या मात्र गुणों के साथ में कराया जाता है तो ऐसा संकरण टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस कहलाता है। इसमें एक बात और कह सकते हैं कि इस क्रॉस द्वारा गुणों की शुद्धता जांची जाती है। जो ये गुण आए हैं ना, इसकी शुद्धता जांचने के लिए ऐसा संकरण कराया जाता है जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कुछ चीजें और हैं इसमें। जैसे पूछा जाता है एलील, एलील क्या है? एलील अथवा युग्म विकल्पी, विकल्पी एलील अथवा युग्म विकल्पी। एलील आनुवंशिकता की इकाई जीन है, ये सभी लोग जानते हैं, और किसी जीन को प्रदर्शित करने के लिए एक जोड़े में प्रारूप प्रदर्शित किया जाता है, एक जोड़े में प्रारूप प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम एलील कहते हैं। जैसे कि कोई लक्षण था, कोई गुण था, जैसे कि लंबाई का गुण था, लंबाई का गुण था, अभी हम समझा रहे, बार बार हम लंबाई को ही समझा रहे ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। जैसे लंबाई गुण था तो ये किसी जीन द्वारा निर्धारित होगा, जैसे कि ये एक एलील है, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। एलील या युग्म विकल्पी हमेशा जोड़े में होते हैं और वो किसी जीन का एक प्रारूप होते हैं, जीन का एक प्रारूप होते हैं। युग्म विकल्पी या तो प्रभावी होंगे, प्रभावी, या तो अप्रभावी, सॉरी संकर प्रभावी होंगे, संकर प्रभावी होंगे, या तो अप्रभावी होंगे। ये क्या कहलाएंगे? एलील। क्या कहलाएंगे? एलील या युग्म विकल्पी। ये चीजें हैं आपके में। इस प्रकार से ज्यादातर जो भी है इसका सभी कुछ देख लिया गया है। जो भी हो आप कमेंट में